नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम पढ़ते हैं फ्रांस में संसद, उसकी संरचना, शक्तियां और क्या स्थिति है फ्रांस के नए संविधान या पंचम गणतंत्र की पॉलिटी में। होवार्ड मैसी का कथन है, पंचम गणतंत्र में जानबूझकर अतीत से, जिसमें कि असेंबली का प्राधान्य था, यानी फोर्थ रिपब्लिक में असेंबली का प्राधान्य था, उससे अलग होने का प्रयत्न किया है। अब असेंबली के दबावों और उससे तंग करने से बचने के लिए कैबिनेट को प्रक्रिया संबंधी संरक्षण प्रदान किया गया है। संसद की शक्तियों को तदनुसार कम किया गया है। हमने फ्रांस के संविधान के विकास में ये देखा था कि किस प्रकार फ्रांस के तृतीय और चतुर्थ जो गणतंत्र थे उसमें संसद की ज़्यादा शक्ति होने और सरकार के कमज़ोर होने, यानी कैबिनेट के कमज़ोर होने की वजह से वहाँ राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया। इसी राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल से जनता चार्ल्स डिगोल में नेतृत्व की तलाश करती है और चार्ल्स डिगोल की यह शर्त थी कि वह इस प्रकार का पंचम गणतंत्र का संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें सरकार संसद पर निर्भर ना हो, यानी संसद सरकार के काम में बाधा ना डाल सके। तो इसी तरीके से पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसमें चतुर्थ की तुलना में संसद को कमज़ोर रखा गया है। संसद की संरचना बाइकैमरल है, यानी द्विसदनात्मक है। जो लोअर हाउस है उसका नाम नेशनल असेंबली है और जो अपर हाउस है उसका नाम सीनेट है। नेशनल असेंबली के जो सदस्य हैं वो डेपुटीज़ कहलाते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। सदस्यों का निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से होता है, सार्वभौमिक होता है और गुप्त होता है। फ्रांस के संविधान के शुरुआती आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि फ्रांस किस प्रकार से शासित होगा, वहाँ जनता में नेशनल सॉवरेनिटी निवास करेगी और मतदान होगा वो हमेशा ही यूनिवर्सल और सीक्रेट होगा। मतदान द्वितीय मत प्रणाली से होता है, यानी अगर प्रथम चुनाव में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो दोबारा मतदान किया जाता है। ऐसा ही फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव भी द्वितीय मतदान प्रणाली से, सेकंड बैलेट सिस्टम से होता है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच में मतदान होता है। लेकिन यहाँ अगर किसी उम्मीदवार को 1/4 मत प्राप्त नहीं हुए तो 10% प्राप्त सभी के मध्य द्वितीय मतदान होता है। यानी जीतने के लिए पूर्ण बहुमत की बजाय 25% का टारगेट है। वैसे तो बहुल मतदान है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होगा वही जीतेगा, लेकिन कोई भी उम्मीदवार अगर 25% मत प्राप्त नहीं कर पाए तो वहाँ उम्मीदवार विजयी नहीं घोषित किया जाता। उससे पहले द्वितीय मतदान होता है और मतदान में जो 10% जिसके भी हैं उन सब के मध्य दोबारा मतदान होता है। अगर आपको ये द्वितीय मतदान प्रणाली नहीं समझ आई तो आप मेरा लेक्चर है इलेक्टोरल सिस्टम, उसको अच्छे से देखें। नेशनल असेंबली की जो अवधि है वो 5 वर्ष है और अवधि, सदस्यों की योग्यता, निर्योग्यता, वेतन, ये सभी आंगिक विधि से तय होते हैं, यानी इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। इनकी जो संरचना और शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 24 और 25 हैं। इनमें दोनों सदनों का उल्लेख किया गया है। 24 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट शैल पास स्टेट्यूट्स, इट शैल मॉनिटर द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इट शैल असेस पब्लिक पॉलिसीज, यानी सरकार पब्लिक पॉलिसीज का नियंत्रण करेगी। इट शैल कंप्राइज द नेशनल असेंबली एंड सीनेट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हुज नंबर शैल नॉट एक्सीड 577। नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या 577 तय है और इनका डायरेक्ट सफरेज से चुनाव होगा। वहीं सीनेट है वो 348 सदस्यों से मिलकर बनी होगी और इनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज, यानी जो लोग मतदान करते हैं, यह संविधान में नहीं तय है, लेकिन अधिकांश इनका जो बड़ा सेक्शन है वो है जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो वोट डालते हैं। द सीनेट शैल एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कम्युनिटी ऑफ द रिपब्लिक। टेरिटोरियल कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ सीनेट में है। टेरिटोरियल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। टेरिटोरियल यानी जो फ्रांस के कॉलोनियाँ थी, बाहर जो कॉलोनियाँ हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ
सीनेट में प्रावधान किया गया है। हालांकि जो फ्रेंच के नागरिक बाहर रहते हैं, ये दोनों दलों में इनको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इसमें अंतर समझने की ज़रूरत है कि टेरिटरी और फ्रेंच सिटीजन लिविंग अब्रोड, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ सीनेट में दिया गया है, जबकि नागरिकों को जो बाहर रहते हैं उनको दोनों हाउस में। आर्टिकल 25, द इंस्टीट्यूशनल एक्ट शैल डिटरमाइन द टर्म फॉर विच ईच हाउस इज इलेक्टेड, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, अलाउंस, कंडीशन, एलिजिबिलिटी टर्म एंड ये सब। फ्रांस में सारी चीज़ें संविधान में नहीं लिखी गई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एक्ट, ऑर्गेनिक आंगिक विधियाँ, इन सब से सरकार के ढांचे को तय करने का संविधान में उल्लेख है। अधिवेशन, नेशनल असेंबली के सामान्यतः 2 अधिवेशन होते हैं। इनकी तारीख फिक्स है, 2 अक्टूबर और 2 अप्रैल से आरंभ होते हैं। 2 अक्टूबर वाला 80 दिन चलता है और 2 अप्रैल वाला 90 दिन चलता है। और ये संसद ही आहूत करती है और संसद ही समापन करती है। वहीं विशेष अधिवेशन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री या नेशनल असेंबली के बहुमत से, यानी या तो प्रधानमंत्री या नेशनल असेंबली के बहुमत के अनुरोध पर बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। और यह राष्ट्रपति के आदेश से ही आहूत होता है और राष्ट्रपति ही इसका समापन करते हैं। जहाँ तक इसके सदस्यों के विशेषाधिकार की बात है, विशेषाधिकार अन्य देश के सांसदों को जो विशेषाधिकार होते हैं, बोलने का, कुछ सामान्य प्रकार की गिरफ्तारियाँ, मुकदमे, इनसे उन्मुक्तियाँ होती हैं, वो इनको भी है। लेकिन फ्रांस के संसद में प्रोक्सी वोटिंग की भी व्यवस्था है, यानी एक उम्मीदवार अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए तो वह अपना मतदान का अधिकार दूसरे उम्मीदवार को दे सकता है। उसमें एक शर्त है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक प्रोक्सी मत डालने का अधिकार है। नेशनल असेंबली का अध्यक्ष नेशनल असेंबली स्वयं चुनती है, गुप्त मतदान से होता है। इसका कार्यकाल सदन के बराबर होता है। यद्यपि यह इंग्लैंड के भांति निर्दलीय है, निष्पक्ष है, लेकिन व्यवहार में यह अपनी निर्दलीयता या निष्पक्षता इतना साबित नहीं कर पाया। इस वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि उसमें वह गरिमा और महत्ता नहीं है जो कि इंग्लैंड के स्पीकर में है। किसी पद में की जो महत्ता है, किसी पद की जो गरिमा है, वह उसके इवोल्यूशन यानी उसके ऐतिहासिक जो विकास है उस पर निर्भर करती है। सिर्फ संविधान में प्रावधान करने मात्र से वह पद है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, और यह बात इसमें तय है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष की जो शक्तियां, इसके बारे में संविधान मूक है। ये प्रक्रिया संबंधी नियमों से निर्धारित होती हैं, लेकिन किसी भी सदन के अध्यक्ष की जो शक्तियां होती हैं वो प्रक्रिया संबंधी नियमों के द्वारा उनको प्रदान की गई है। अध्यक्ष की शक्तियां जो मतदान कराना, बोलना, समय निर्धारित करना, रिजल्ट घोषित करना, अनुशासन बनाए रखना, इन सब के अतिरिक्त कुछ विशेष शक्तियां हैं जो फ्रांस में ही दोनों सदनों के प्रेसिडेंट को हैं, अन्यथा नहीं होती। नंबर 1, आपातकाल की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। नेशनल असेंबली को विघटित करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। और संविधान परिषद के 3 सदस्यों की नियुक्ति भी नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट करते हैं, और ये सेम तीनों शक्तियां सीनेट के प्रेसिडेंट को भी है। सीनेट तृतीय गणतंत्र में भी अपर हाउस था, उसका नाम सीनेट था, लेकिन चतुर्थ में नाम काउंसिल ऑफ रिपब्लिक कर दिया और पंचम में उसे पुनः सीनेट बना दिया। चतुर्थ गणतंत्र में अपर हाउस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन पंचम गणतंत्र में कोशिश की है सीनेट को पुनः गरिमा लौटाने की। यह अपर हाउस है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, न कि 9 वर्ष। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जो वोट डालते हैं वो सामान्य अधिकांश जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके जो मेयर हैं, जैसे शहरों में अपने यहाँ मेयर होते हैं, वैसे ही उनके यहाँ जो शहरों में प्रतिनिधि हैं, रूरल एरियाज़ के जो प्रतिनिधि हैं वो वोट डालते हैं। अनुच्छेद 26 में इनकी सदस्य संख्या 348 तय की गई है। इसमें टेरिटोरियल यूनिटी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए, प्रवासी फ्रांसीसियों का तो दोनों सदनों में दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, और टेरिटोरियल यूनिटी को सिर्फ सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कार्यविधि का निर्धारण स्वयं सदन करता है, सामान्यतः सारे सदन ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक सत्र और अध्यक्ष का बात है, सत्र दोनों सदनों का साथ चलता है।
अध्यक्ष जैसे ही हर 3 वर्ष के बाद में नए उम्मीदवार आते हैं तो 3 वर्ष के बाद में चुनाव होता है। और शक्तियाँ सेम हैं, सामान्य जो शक्तियाँ होती हैं, वोट डालना, अनुशासन, समय आवंटन, ये सारी शक्तियाँ तो है ही। इनके अलावा जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जो हमने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को देखी थी, वो 3 शक्तियाँ इनको भी प्राप्त हैं। संसद की शक्तियाँ और कार्य, जैसा हमने देखा कि फ्रांस के तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में संसद की ज़्यादा शक्ति या संसद की तुलना में सरकार का यानी कैबिनेट का हद कमज़ोर होना वहाँ राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है, और उसी राजनीतिक अस्थिरता से मजबूत सरकार की डिमांड होती है और चार्ल्स डिगोल उस डिमांड के अग्रणी नेता बनते हैं। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में संसद की शक्तियां हैं वो एक तरीके से चतुर्थ और तृतीय की तुलना में कम है। चार्ल्स डिगोल राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां देना चाहते थे, और माइकल डिब्री एक रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम के समर्थक थे। रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसद इसमें अपनी परंपरागत शक्तियां रखें लेकिन फिर भी वह कार्यपालिका को निष्क्रिय ना बना दे। कार्यपालिका है ये एग्जीक्यूटिव। पंचम गणतंत्र का संविधान इन्हीं दृष्टिकोणों का समन्वय है, यानी एक तरफ चार्ल्स डिगोल बहुत ज़्यादा शक्ति देना चाहते हैं और वहीं माइकल डिब्री भी यही चाहते हैं कि संसद शक्तिशाली हो लेकिन फिर भी वह कार्यपालिका के काम में बाधा ना बने। संसद के पास व्यवस्थापन शक्तियाँ यानी सर्वोच्च नियम विधि निर्मात्री संस्था है, सभी प्रकार के कानून बनाने में सक्षम है, भले ही वो नियम निर्धारण हो, शासन के या आधारभूत सिद्धांत हो, सारी शक्तियाँ संसद में है। युद्ध की घोषणा की शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन उन्हें पास करवाना पड़ता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करने की शक्ति है। लेकिन ऐसा अब तक जो हमने पढ़ा उसे लगता है कि संसद के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन अनुच्छेद 11, 16 और 38 में संसद के व्यवस्थापन की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। और ये सीमित कैसे किया? अनुच्छेद 11 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति कतिपय विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए भेज सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि संविधान संशोधन विधेयक था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 2 है, वह राष्ट्रपति 11 के तहत ही राष्ट्रपति ने उसे पास करवा लिया था। अनुच्छेद 16 में राष्ट्रपति की आपातकाल लगाने की शक्ति, यह भी संसद को कमज़ोर करती है। और अनुच्छेद 38 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, फ्रांस वह गणतंत्र है जैसे सामान्यतः अध्यादेश की शक्ति सभी गणतंत्रों में होती है, लेकिन फ्रांस में अध्यादेश के द्वारा इवन फाइनेंशियल बिल हैं वो भी पास हो जाते हैं, यानी बजट भी अध्यादेश के द्वारा सरकार पास करा सकती है। यानी बजट पर भी सरकार का, संसद का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। सामान्यतः हम जैसे भारत में देखते हैं बजट भले ही बनाती सरकार है लेकिन बजट का नियंत्रण है वो संसद के पास होता है। कार्यपालिका शक्तियाँ, हमने फ्रांस के संविधान में जो अध्यक्षात्मक तत्व और संसदात्मक तत्व पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन वो सरकार के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो सरकार के प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए अनुच्छेद 50 में उन्हें निंदा प्रस्ताव पारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद मंत्रियों से प्रश्न भी पूछ सकती है और मंत्रियों को उनका जवाब देना पड़ता है। विदेशों के साथ संधि राष्ट्रपति कर सकते हैं लेकिन इसे संसद में पारित करवाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पर अप्रत्यक्ष अंकुश भी संसद लगाती है, वो किसके द्वारा? महाभियोग की शक्ति के द्वारा। जहाँ तक वित्तीय शक्तियों की बात है, संसद को कर लगाने, कर का आधार निर्धारण, कर का दर निर्धारण और वसूली प्रक्रिया निर्धारण की शक्ति है। वित्त विधेयकों को पारित करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन अगर 70 दिन में वो वित्त विधेयकों को पारित नहीं करती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। MG गुप्त कहते हैं कि यह एक दुर्लभतम प्रावधान है किसी भी गणतंत्र में, यानी गणतंत्रों में यह प्रावधान सामान्यतः नहीं मिलता लेकिन फ्रांस में है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी संसद किसका निर्वाचन करती है, किसका चुनाव करती है? संविधान परिषद के 6 सदस्यों का चुनाव। 6 कौन से? हमने देखा था कि दोनों जो हाउस हैं उनके प्रेसिडेंट का 3-3 सदस्यों को वो अपॉइंट करते हैं। इसको चुनाव नहीं कहेंगे, अपॉइंट कहेंगे।
अनुच्छेद 67 के तहत उच्च न्यायालयों के सदस्यों का चयन भी अपने सदस्यों में से करती है। उच्च न्यायालय वहाँ राष्ट्रपति के महाभियोग तथा मंत्रियों को भी हटाने की प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेशनल असेंबली और सीनेट में अंतर क्या है या उनके बीच में संबंध क्या है? कुछ मामलों में उनके मध्य समान शक्तियाँ हैं, जैसे युद्ध की घोषणा हो, शांति स्थापना हो, संधि समझौतों को पारित करने की शक्ति हो, या साधारण विधेयक को पारित करने की शक्ति हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या महाभियोग हो। इन दोनों स्थितियों में उनके पास समान शक्तियां हैं। हालांकि सदस्यों की संख्या के आधार पर वो चेंज हो सकती है। नेशनल असेंबली को अधिक शक्ति कहाँ है, यानी लोअर हाउस अपर हाउस की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ है? पहली बात है, मंत्रिमंडल यानी जो सरकार है वह सिर्फ लोग नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी है। सामान्यतः लोकतंत्रों में यही होता है। धन विधेयक और आंगिक विधियाँ केवल नेशनल असेंबली में ही आरंभ किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं रखे जा सकते। किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रीय परिषद की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली है, उच्च है। अब क्या होता है अगर ये मतभेद हो जाए? अगर दोनों दल किसी विधेयक पर सहमत नहीं हैं तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों के समान प्रतिनिधित्व वाली संयुक्त समिति की बैठक बुलाते हैं। ये छः सदस्यों की एक संयुक्त समिति की बैठक बुलाते हैं और इस समिति का जो निर्णय होता है वह दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अगर फिर भी मतभेद हैं तो उस स्थिति में दोनों सदनों को एक बार फिर से वाचन करने के लिए बिल को दिया जाता है और अंतिम रूप से नेशनल असेंबली को सौंप दिया जाता है। उसका जो निर्णय होता है वह फाइनल होता है। तो इस तरीके से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रीय परिषद की स्थिति है वो उच्च है। अब हम देखते हैं कि उनकी जो पंचम गणतंत्र की पॉलिटी है उसमें संसद की स्थिति क्या है। हमने संसद की शक्तियाँ देखी। देखने में संसद के पास सारे अधिकार हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ की संसद की स्थिति दुर्बल है, क्योंकि इवन उनकी व्यवस्थापन शक्तियों पर भी अंकुश हैं, उनकी फिनेंशियल पावर पर भी अंकुश हैं। और अंतिम रूप से हम ये देखते हैं कि वहाँ जो व्यवहार में जैसी प्रणाली है, राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद है और वह वास्तव में ही सरकार का हेड है। मंत्रिमंडल का अस्तित्व राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और न कि संसद की इच्छा पर। यद्यपि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उन्हें अपॉइंट और रिमूवल का जो कार्य है वह राष्ट्रपति कर सकता है। इस वजह से राष्ट्रपति की इच्छा पर ज़्यादा निर्भर करता है। वित्त विधेयक भी अध्यादेश द्वारा जारी हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया यह अक्सर दूसरे देशों का नहीं पूछा जाता, उनमें कोई प्रचलित टर्म हो वो भले ही। विधेयकों को प्रस्तावित, जो पहला चरण है वह है विधेयकों को प्रस्तावित करना। यह प्रधानमंत्री कर सकते हैं या संसद सदस्य कर सकते हैं, यानी सरकार और संसद दोनों प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रस्तावित विधेयक प्रथम सबसे पहले स्थायी समिति को सौंपा जाता है। दोनों सदनों में 6 स्थायी समितियां हैं। समिति अपने प्रतिवेदन देती है, उस प्रतिवेदन पर विचार विमर्श होता है और उस प्रतिवेदन पर संशोधन प्रस्ताव सरकार या संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तावित कर सकता है। फिर प्रत्येक धारा पर वाद विवाद की इच्छा निश्चित करते हुए मत लिया जाता है। फिर वाद विवाद होता है, पूरे विधेयक पर मत। वाद विवाद के बाद में पूरे विधेयक पर मत होता है और फिर पूरे विधेयक पर मतदान के बाद में दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरे सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, तभी यह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के भी साइन होते हैं। इस कानून को 15 दिन में राष्ट्रपति द्वारा लागू करना होता है। अगर वह उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है तब उसे पुनर्विचार करने के बाद में जो कानून मिलता है उसमें फिर एक ऐसे 15 दिन की लिमिट और मिल जाती है। किसी विधेयक पर मतभेद की स्थिति में नेशनल असेंबली को सौंपा जाता है। अब एक टर्म फ्रांस के सरकार के बारे में प्रचलित है, वो है कोहैबिटेशन गवर्नमेंट। कोहैबिटेशन गवर्नमेंट क्या होती है? यह एक तरीके से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है।
यानी जब प्रेसिडेंट अलग राजनीतिक दल का हो और पार्लियामेंट में अलग राजनीतिक दल हो। तो फ्रांस की जो व्यवस्था है उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट पीएम को नियुक्त करते हैं और प्रेसिडेंट मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं और इनको पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना होता है। लेकिन अगर अलग अलग राजनीतिक दल के हों तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। तो इस स्थिति में जो दोनों के मध्य पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है कि भी डेफिनेटली इनमें से उन्हीं व्यक्तियों को प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है जिन्हें यहाँ बहुमत मिलने की संभावना हो या बहुमत मिलने की सुनिश्चित करे संसद उसको। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति आ जाती है, यानी एक तरीके से डेडलॉक पैदा हो सकता है। तो इसमें जो समझौता होता है या इस स्थिति को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है कोहैबिटेशन गवर्नमेंट फ्रांस में। ऐसा फ्रांस में पंचम गणतंत्र में 3 बार ऐसा हुआ है, 1986 से 88, 1993 से 1995 और 1997 से 2002। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।